So today what we will be discussing is again a topic from GS paper GS3 and आज हम external sector का एक topic लेंगे that is export led model for India. अब basically इंडिया का जो विजन है, इंडिया का एक विजन है कि 2024 तक हम एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं. वी वांट टू बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. अब ये हम तब तक अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक हमारा जो अप्रोच है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ना हो. एक्सपोर्ट्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले एंड दिस टॉपिक thus is very important for us and we have to understand the different aspects of it when it comes to the export led model. We have to know why the export led model is important. We have to understand what are the challenges associated with boosting exports and we will also look at what is the way forward. It is very एक straightforward सा चीज है कि अगर हम export led model if we go for an export led model तो उससे जो foreign investments हैं वो attract होंगे and फिर हमारा जो global value chain है we'll be able to integrate with the global value chain. Global value chain क्या होता है? सिंपल शब्दों में ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब होता है कि जो प्रोडक्शन है, एक प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू वेरियस स्टेजेस एंड ये हर अलग अलग स्टेज जो है अलग अलग कंट्रीज में होता है. सो मे बी वन पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज मेड इन चाइना, वन इज मेड इन वियतनाम, वन इज मेड इन some other country. So we have to become a part of this global value chain and ये तभी हो सकता है जब हम एक export oriented approach रखेंगे. अगर हम एक export led model को अडॉप्ट करेंगे तो उससे हमारा जो जॉब क्रिएशन है वो भी बढ़ेगा. इट वुड ऑल्सो गेट एनहांस्ड. तो इस रिगार्ड में हम कुछ चीजें आज डिस्कस करेंगे एंड व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इज कि हमारा व्हाट इज द नीड, व्हाई शुड वी गो फॉर एन एक्सपोर्ट लेड मॉडल, व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स एंड चैलेंजेस दैट आर एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सपोर्ट लेड मॉडल एंड what are the strategies or what is the way forward that we have. And we will also discuss कि ये important, now we will also discuss about some of the important aspects of India's trade. एक वर्चुअस साइकिल कैसे क्रिएट हो सकता है विथ द हेल्प ऑफ एन एक्सपोर्ट लेड मॉडल. See, when we have an export led model का मतलब क्या होता है कि हमारा फोकस है कि हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं. तो जब एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, इनोवेशन बढ़ेगा, competition will increase and see innovation plays a very important role. ठीक है, अब जब इनोवेशन बढ़ेगा, when exports go up, this will lead to increase in employment, that is it will increase job creation. There will be an increased job creation that will take place. इसके बाद अगर जॉब क्रिएशन बढ़ेगा इन द सेंस दैट वी हैव, अगर हमारा जो स्किल सेट है, द स्किल सेट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री टू फ्लरिश, दैट वुड अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट्स. तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे. अब जब इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे दैट वुड फर्दर लीड टू एंड so actually this when investments increase it would lead to economic growth. अब हमारा economic growth होगा. When economic growth happens that will lead to further increase in exports. और इस तरह से हम एक virtuous cycle create करेंगे if we go for an export led model. So export led model will ultimately lead to increase it will lead to economic growth. फिर economic growth से further हमारा जो है एक्सपोर्ट विल इंक्रीज एंड दस ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. अब इंडिया के ट्रेड एक्सपीरियंस की बात करें तो 1947 से 1991 तक हमारी जो पॉलिसीज थी, जैसे आपको पता होगा, वो बहुत ही प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज थी. वी वर वेरी इनवर्ड ओरिएंटेड. हमारी जो पॉलिसीज थी बिफोर द LPG रिफॉर्म्स ऑफ 1991
उसकी वजह से जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे दैट दे वर लो, देयर वाज लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देयर वाज कॉम्पिटिटिवनेस बहुत कम था. सो ओवरऑल जो जीडीपी था दिस बेसिकली रिड्यूस द ओवरऑल जीडीपी. अब हमें ये जरूरत क्या है अभी कि हम उन पास्ट मिस्टेक्स से सीखें. व्हेन वी हैड एन इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी, जब हम अपने ही डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस कर रहे थे, हमारा जीडीपी जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा था. इनफैक्ट जीडीपी वाज वेरी मच लेस, देयर वाज अ रिड्यूस्ड जीडीपी ग्रोथ रेट. अब इससे हमें ये सीखना चाहिए कि वी हैव टू हैव एन आउटवर्ड ओरिएंटेड, व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस इज दैट वी नीड टू हैव एन आउटवर्ड ओरिएंटेड approach. We need to have outward oriented policies, right? So we have to, thus what we have to do is we have to boost our exports. So thus it becomes important that we go for an export led model. अब कुछ empirical evidences हैं. How can we say कि एक्सपोर्ट लेड मॉडल अच्छा होता है? देखिए, बहुत सारे कंट्रीज का एग्जाम्पल हमारे पास है. जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें जापान का, वियतनाम का, चाइना का, तो ये सारी कंट्रीज जो हैं दे हैव been able to have very high economic growth. They have been able to have higher economic growth because of this particular kind of strategy, that is export led strategy. And जैसे कि अगर छोटी सी इकोनॉमी भी है, वियतनाम की जैसी एक छोटी सी इकोनॉमी भी है, even a small economy has benefited from this export led model, and bigger economies like China have also benefited from this export led model. Thus we can infer कि हमारी कंट्री को भी बहुत फायदा होगा if we go for an export led model approach. अब हमें देखिए, अब हमारा टाइम आ गया है कि हम एक कंजम्पशन जो हमारा we have our model is basically consumption driven. ठीक है, consumption led और consumption driven. अब हमारा टाइम आ गया है कि हम उससे परे हटे. We have to move ahead and adopt this export led या export driven model या investment driven model. अगर हम चाहते हैं कि हमारी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो हो, तो हम सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड पर रिलाई नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन डोमेस्टिक डिमांड. वी हैव टू cater to global demands. We have to increase, we have to expand our market, and thus only then can we actually think of achieving such a huge target of a $5 trillion economy. एंड ये तभी हो पाएगा जब हम अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करें. अब साथ ही साथ अभी सही टाइम क्यों है? व्हाई इज इट द राइट टाइम टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ अ मॉडल, टू गो फॉर एन एक्सपोर्ट ड्रिवन और एन एक्सपोर्ट लेड मॉडल? क्योंकि अभी एक बहुत ही कंडूसिव एनवायरनमेंट बन गया है फॉर इंडिया टू कम इनटू द पिक्चर. टू इंडिया, देखिए हो क्या रहा है ग्लोबल सिनेरियो में. अगर हम ग्लोबल सीन देखें तो यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, देयर आर चाइना में लेबर कॉस्ट्स आर गोइंग अप. ऑल्सो पूरी दुनिया में एक तरह का एंटी चाइना सेंटिमेंट जो है वो बन गया है. अब ये एंटी चाइना सेंटिमेंट की वजह से एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया है, और इस वैक्यूम को इंडिया अभी फिल कर सकता है. इंडिया कैन टेक इट्स प्लेस, just the place that has been slowly left by China. China बहुत so this particular time can be utilized, and we can actually tap and utilize the benefits of this particular time that we have currently, because this environment is conducive for us to adopt this export led model. अब important export led model basically इसलिए अच्छा है बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट कि अभी ये सही टाइम है कि हम मेक इन इंडिया को बूस्ट करें. इट इज इम्पॉर्टेंट सो दैट वी कैन बूस्ट मेक इन इंडिया. अब मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, इन दोनों को हम बूस्ट करें. सी, अगर हम असेंबल इन इंडिया को भी मेक इन इंडिया में इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट का शेयर है वो हम बहुत बढ़ा सकते हैं. अब इसकी वजह से जब हमारा जो जब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, उसके थ्रू हम जॉब क्रिएशन भी बढ़ा पाएंगे, एंड वी विल बी एबल टू क्रिएट अबाउट 4 crore जॉब्स
we'll be able to create about 4, as per the economic survey 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अगर हम इस तरीके का मॉडल अपनाते हैं तो वी विल बी एबल टू क्रिएट 4 करोड़ जॉब्स, 4 करोड़ वेल पेड जॉब्स बाय 2025 एंड हम 8 करोड़ जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं बाय 2030. One more reason why the export-led model is beneficial for us is कि अगर हम export-led model पे को अडॉप्ट करेंगे तो आर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो हैं they will be forced कि वो innovation लाएं अपने products में, because they have to keep up that they have to keep their products competitive. तभी global market में उनका demand रहेगा, and for that they have no other option but to go for innovation. There will be a boost in innovation as well, and efficiency भी बढ़ेगी. So this model is overall very suitable for us at this point in time, for the reasons that we just discussed. पर nevertheless इसमें कई सारे challenges हैं, और वो कौन से challenges हैं we will see. So हम exports boost करना चाहते हैं, पर इसमें कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए एक hurdle बन सकती हैं. That is, we have to now discuss what are the challenges. अब supply side से कुछ challenges हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज यहाँ पर ये है कि देयर इज अ डोमिनेंस ऑफ ड्वार्फ फर्म्स इन द एमएसएमई सेक्टर. इसका मतलब ये है, देखिए एमएसएमईज जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अगर हम इनको देखें तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है टू आवर एक्सपोर्ट्स, दे कंट्रीब्यूट टू 40% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स. दैट इज ह्यूज, इट इज अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन. ठीक है, अब पर इनमें जो है कई सारे प्रॉब्लम्स हैं. एमएसएमईज में क्या प्रॉब्लम है? इनको दे बेसिकली हैव अ प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. द बेसिक चीजें जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीजों में दे बेसिकली हैव अ प्रॉब्लम कि they do not have enough access to these factors of production. Land, labor, capital का access नहीं है, capital का access नहीं है, basically very importantly. और एक और चीज ये है, क्योंकि MSMEs are small, तो ये basically अभी भी ये ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं. ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं. अब जब आप पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं तो यू आर ऑब्वियसली नॉट एज competitive as you could have been if you had access to good technology, and आपकी एफिशिएंसी जो है कम हो जाती है अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं या ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं. सो दस देयर कॉम्पिटिटिवनेस गोज डाउन बिकॉज ऑफ यूजिंग ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. इनका जो है दे आर डोमिनेटिंग द एक्सपोर्ट्स, बट इनमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. Basically इनके पास access नहीं है to the factors of production. I mean, they have less access, they face problems with respect to the factors of production. अब एक और बहुत important point अगर या बहुत important challenge हम देखें तो that is the higher logistics cost. अब देखिए क्या होता है कि इंडिया में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो बहुत हाई है, यानी कि एक जगह से एक सामान को दूसरी जगह में ले जाने का कॉस्ट जो है वो बहुत हाई है. अब इंडिया में सिंपल वे में अगर कहें तो दैट इज इट. तो इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है दैट इज ह्यूज. दैट इज अबाउट, अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें लॉजिस्टिक्स का टू द जीडीपी, logistics cost जो है that contributes to 14% of GDP. That is a huge amount. And अगर हम कुछ डेवलप्ड नेशंस की बात करें तो 8 या 10% ही रहता है इनका कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी. सो क्या होता है कि अगर आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो इससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा. सिंपल शब्दों में अगर हम कहें कि लेट अस से कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, अब उस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है
इंडियन अगर आप बाहर भेज रहे हैं तो लेट अस से आप इसको $10 में इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, पर आपका जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है आप बेसिकली आप इट्स अ $10 थिंग दैट यू वांट टू सेल, बट आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है तो इसमें लेट से आपका $4 लग जाता है इसको यहाँ से वहां भेजने में, तो आप बेसिकली एंड प्रोडक्ट $14 का रखेंगे। अब यही प्रोडक्ट अगर चाइना बेच रहा है या कोई और कंट्री बेच रही है और इनिशियली जिसका कॉस्ट है दैट इज $10 और इनका जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है दैट इज जस्ट लेट्स से $1, इट्स वेरी हाइपोथेटिकली, अब ये प्रोडक्ट जो है $11 में बिकेगा। अब ऑब्वियसली दिस इज मच, एनीवन सेम प्रोडक्ट विल ऑफ कोर्स प्रेफर दिस जिसका कॉस्ट कम है। हमारा जो है फिर कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाता है प्रोडक्ट, बिकॉज हम जो है हमारा फालतू में यहाँ पे खर्चा हो रहा है। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। लॉजिस्टिक्स, सो हायर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। दूसरी चीज यहाँ, एक और चीज, तीसरी चीज यहाँ पे ये है कि अगर हम सप्लाई साइड में चैलेंजेस की बात करें तो ट्रेड फैसिलिटेशन। अब देखिए ट्रेड फैसिलिटेशन क्या है, सिंपल शब्दों में कहें तो ट्रेड फैसिलिटेशन क्या है, बेसिकली इट इन्वॉल्व्स कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ट्रेड के, तो उसको हम किस तरह से कम कर सके। इट मीन्स दैट दिस इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट वी नीड फॉर ट्रेड। तो जितना ज्यादा डॉक्यूमेंट रहेगा उतना ज्यादा हैफेजेड रहेगा एंड इट विल एक्चुअली टेक मोर टाइम। जितना ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी ट्रेड करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए चीजों को, उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, एक्सपोर्ट करने के लिए उतना ही ज्यादा कॉस्ट होगा। अब इंडिया में किस तरह से मेजर किया जाता है ट्रेड फैसिलिटेशन? इट इज मेजर्ड बाय ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। अब ये ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स के थ्रू मेजर किया जाता है और ये पाया गया है कि इंडिया का जो ट्रेड फैसिलिटेशन है वो बहुत ही पुअर है, इट इज क्वाइट पुअर। ओके, सो इंडिया ट्रेड फैसिलिटेशन इज क्वाइट पुअर और ये ट्रेड फैसिलिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वर्ल्ड बैंक का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको मेजर करने के लिए। दिस ट्रेड फैसिलिटेशन इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर और हम इसमें बहुत पुअर हैं, तो दिस इज अ बिग चैलेंज एज फार एज बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स इज कंसर्न्ड। दिस ऑल्सो, अगर इस तरीके की अड़चन आ रही है इन वाइल ट्रेडिंग तो people companies will also be reluctant to invest in India. So again, ease of doing business index में जो है ये एक पैरामीटर है, तो इसमें हम बहुत ही पुअरली परफॉर्म, हमारा जो परफॉर्मेंस है दैट इज वेरी पुअर बिकॉज बहुत ही ज्यादा झंझट वाला काम है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, इट्स नॉट ईजी। ठीक है, तो दैट इज वन थिंग। अब द नेक्स्ट चीज है, द नेक्स्ट चैलेंज इज वी हैव पुअर इनोवेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए इंडिया में हम सिर्फ स्पेंड करते हैं अबाउट 0.7% ऑफ आवर जीडीपी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हम जीडीपी का सिर्फ 0.7% यूज करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो जब हम हमारे प्रोडक्ट्स को इनोवेटिव नहीं बनाएंगे, सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि वो ग्लोबल मार्केट में compete कर सकते हैं? वी आर नॉट, देन अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा नहीं लगाते हैं तो हमारा रिसर्च एंड हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं दे वोंट बी एज एफिशिएंट, दे वोंट बी एज गुड एज दे कुड हैव बीन, और दे वोंट बी एज गुड एज दोज कंट्रीज जहां पर इनोवेशन बहुत ही अच्छा है। अगर हम देखें इसके कंपैरिजन में, इंडिया के कंपैरिजन में, तो यूएसए जो है, यूएसए पुट्स अराउंड 2% से ज्यादा 2.1% ऑफ इट्स जीडीपी R&D में। Israel puts 4.3% of its GDP in R&D. So this is something that we have to see. अब चाइना कितना लगा? 2.8% जो है चाइना spends of its GDP in research and development. So we see that they have an innovation ecosystem और इससे export boost होता है because your products are competitive, your products are extremely efficient, your products are अगर अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपके प्रोडक्ट, अगर आप इनोवेशन लगा रहे हैं, सो देयर विल बी अ डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट्स वर्सेस दोज प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्सोलीट, पुराने। ठीक है, तो
सी सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक इनोवेशन इकोसिस्टम जो है वो डेवलप करें, और वो नहीं है हमारे पास, बिकॉज वी स्पेंड वेरी लिटिल, वी स्पेंड ओनली 0.7% ऑफ आवर जीडीपी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. So basically we are not able to produce high quality goods for the global market because our spending in research and development is poor, and thus our innovation is not up to the mark. अब we have to also understand one more thing. अब ये एक पॉइंट यहाँ पे एक और है चैलेंज में कि देर इज अ लैक ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस. अब हम जब ये कहते हैं तो देर इज बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रेफरेंस इन एक्सपोर्ट मार्केट. अगर आप यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया में जो आम बिक रहा है वो बहुत मीठा है, अब ये चीज तो बाहर किसी को पता नहीं है. सो देर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस ऑल्सो अमंग्स पीपल. लेट अस से कोई बहुत ही इंडिजिनस चीज है इंडिया में विच इज अ वेरी गुड क्वालिटी. अब उसका क्या डिमांड है बाहर, क्या उसके बारे में लोगों को पता है कि दिस इज व्हाट इज देयर. सो वी सी कि उसका डिमांड जो है बाहर है या नहीं है. सो दैट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स may not be there because there is a lack of awareness about the good products that we have, right? Even if we have sweet mangoes or if we have sweet fruits, do people know that this is what exists here? क्या उसका डिमांड है बाहर के मार्केट में? That is not there. So that is one challenge. अब एक और चीज यहाँ पर ये है कि देखिए हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जहां पर देर इज अ पोटेंशियल कि यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सकता है. हो सकता है देर इज अ प्लेस जहाँ पे बहुत एक स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बहुत अच्छे मैंगोज होते हों, मतलब उनमें बहुत पोटेंशियल है कि वो बहुत अच्छे एक्सपोर्टर्स बन सकते हैं. पर क्या उस पोटेंशियल को टैप किया गया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सपोर्ट? नहीं. सो देर इज आइडेंटिफिकेशन चैलेंज दैट इज एग्जिस्टिंग कि हमारी कंट्री में हर एक छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें बहुत पोटेंशियल है. ठीक है, अब क्या उस पोटेंशियल को हमने टैप किया है? सो देर इज अ लैक ऑफ फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल एक्सपोर्ट क्लस्टर्स विद इन अ स्टेट. दिस इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड. दिस इज आइडेंटिफिकेशन चैलेंज. Now, what we can also think of is that there is also an adverse impact of FTAs. FTAs क्या होते हैं? FTAs होते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स. अब बेसिकली अगर हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात करें तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है? एक सिंपल वे में अगर हम कहें तो दो कंट्रीज के बीच में एक अग्रीमेंट होता है कि they would reduce the trade barriers between each other. That is, they will reduce the barriers to imports and exports amongst each other. तो इसके लिए हो सकता है कि लेट्स से कंट्री ए से कंट्री बी में अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा. यहाँ से यहाँ कोई प्रोडक्ट जा रहा है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा. सो इस तरीके का हो सकता है, या बहुत कम टैक्स लगे, इस तरीके का कुछ हो सकता है. तो लेट अस से अब यहाँ पे इंडिया हैज सर्टेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद कंट्रीज. अब जैसे कि लेट्स से जापान के साथ अगर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो इसकी वजह से क्या हुआ है विद टाइम कि एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आ गया है. ठीक है, एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आ गया है. देखिए क्या होता है कि लेट अस से जापान के साथ हमारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. अब जापान में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही इजी सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं हमें. तो व्हाट विल हैपन कि हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, हमारा इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ, या कम लग रहा है बिकॉज ऑफ सच ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. दिस इज एन एग्जांपल. तो यहाँ पर अगर हमारा जो ड्यूटी है वो कम लगेगा, सो दिस विल एनकरेज इंपोर्ट्स और प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं आराम से एट लेस कॉस्ट, तो इट विल इंक्रीज इम्पोर्ट्स. अब इसके हमारा भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बट वी डू नॉट हैव सच प्रोडक्ट्स टू ऑफर टू जापान. तो देन दिस बिकम्स, तो इससे क्या होता है कि एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आ जाता है. तो इट इज बेसिकली एनकरेजिंग द इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन टू आवर कंट्री. और जब इस तरीके का इम्पोर्टेड गुड्स जब हम when we encourage the import of finished goods, what happens in turn is that this discourages domestic manufacturing. Domestic manufacturing जो है वो एक decline पे चला जाता है. So इस तरीके के free trade agreements can also be barriers. And
So it is due to this reason, this kind of a reason, that one of the reasons for India not signing the RCEP, not entering into the RCEP is this. इस तरीके का इम्पैक्ट जो है पड़ सकता है, एंड इम्पोर्ट्स जो है वो एनकरेज हो सकते हैं। अब पॉलिसीज में भी इंस्टेबिलिटी है। पॉलिसी इंस्टेबिलिटी इज वन रीजन, वन बिग चैलेंज टू बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स। देखिए हमारे पास स्कीम्स हैं, नो डाउट वी हैव स्कीम्स फॉर बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स, नो डाउट अबाउट इट। जैसे कि हमारा एक स्कीम है RODT। अब ये क्या है, बेसिकली रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। सो ये स्कीम में बेसिकली सिंपल वे में दिस इज जस्ट लाइक, ये एक स्कीम है टू बेसिकली एनकरेज एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए एक स्कीम है, जिसमें सिंपली अगर कहा जाए तो जो बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, देयर सेंट्रल टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस एंड लोकल टैक्सेस, तरह तरह के टैक्सेस लगते हैं जब कोई प्रोडक्ट होता है, तो उसके ऊपर उनको जो एक्सपोर्ट करेंगे उनको इन टैक्सेस का रिफंड मिल जाता है। सो दैट इज अ पर्टिकुलर स्कीम, RODTEP स्कीम। एंड यहाँ पर देखिए इसमें इंसेंटिव्स हैं, बट क्या होता है कि ये जो स्कीम है, इसी स्कीम की बात कर लेते हैं। तो ये स्कीम जो है 1 जनवरी 2021 में अनाउंस किया गया था, ठीक है, पर इसके जो गाइडलाइंस है बहुत ही लेट नोटिफाई किए गए, तो देयर इज अ डिले इन अनाउंसिंग इंसेंटिव्स। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक डिले आ जाता है। तो एक पॉलिसी जो है, पॉलिसी इंस्टेबिलिटी की वजह से भी हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, ये इंटेंशन तो सही है कि एक्सपोर्ट्स बूस्ट करने के लिए दे विल रेमिट टैक्सेस एक्सपोर्टर्स को जो है टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, उसका रिफंड देने पड़ेंगे, उसका रिफंड मिल जाएगा। सो इस तरीके के पॉलिसीज एक्चुअली विल बूस्ट एक्सपोर्ट्स, बट क्या होता है कि देयर इज अ डिले फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। अब सिमिलरली एक और चीज ये है कि ये देखा जाता है कि जैसे ही अनियंस, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे अनियंस, पोटैटोज, इन सब के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट, कुछ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट उस पर एक एड हॉक बैन लगा देता है एक्सपोर्ट्स पे। गवर्नमेंट पुट्स एन एड हॉक बैन ऑन एक्सपोर्ट्स। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों करता है, बेसिकली देखिए अगर हम समझने की कोशिश करें इसमें, तो जब प्राइस राइज होता है, लेट अस से अनियंस है, ठीक है, अनियंस का जो है प्राइस राइज हो रहा है, ये तब होता है जब मे बी देयर इज अ सप्लाई जो है अनियंस का कम हो जाए। तो जब सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस अनियंस का बढ़ जाता है, तो दैट टाइम गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बैन कर देगा। अब जब गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बैन कर देगा, क्यों, तो क्या होगा कि जो बहुत सारा स्टॉक था जो बाहर भेजा जाने वाला था, दैट अब वो बाहर नहीं भेजा जाएगा, दैट विल रिमेन इनसाइड। तो प्राइसेस जो है अनियंस के वो डिप्रिशिएट कर जाएंगे। तो इस मोटिवेशन से, ताकि प्राइस को जो है वो वापस नॉर्मल लेवल पे लाया जा सके, जब अनियंस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बैन लगा देता है। पर इससे होता क्या है, इस तरीके का एड हॉक बैन अगर लगाया जाए तो इंडिया का जो इमेज है एज अ रिलायबल सप्लायर ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज वो अफेक्ट हो जाता है। अब अगर एक कंट्री है जो इंडिया से इंपोर्ट कर रही है अनियंस, अब इस तरीके का बैन अगर लगा दिया जाएगा तो दैट कंट्री विल सफर। अब फिर वो कंट्री नहीं चाहेगा, उसको तो पता है ये गवर्नमेंट तो कभी भी बैन लगा देगा, तो हो सकता है इस बार हमें सप्लाई नहीं मिले। सो देन दे विल नॉट बी एनकरेज्ड टू इंपोर्ट अनियंस फ्रॉम इंडिया। सो इस तरीके की पॉलिसी इंस्टेबिलिटी के कारण भी हमारा जो एक्सपोर्ट है वो अफेक्ट होता है। दिस इज द सप्लाई साइड। अब हमें ये भी समझना है कुछ डिमांड साइड्स पर भी चैलेंजेस हैं। व्हाट आर दोस चैलेंजेस ऑन द डिमांड साइड्स? देखिए बहुत सारी कंट्रीज हैं, ये तो हमारी तरफ से जो चैलेंजेस हैं वो पहले हमने समझ लिया। अब बहुत सारी जहां पर हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जब सामान जाता है, वी एक्सपोर्ट टू अनदर कंट्री, ये इंडिया है, दूसरी कंट्री में जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो इस कंट्री में भी कुछ चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो बहुत ही प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपना रही हैं, इन द सेंस कि वो बहुत हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगा देती हैं, कोटा लिमिट की इतने से ज्यादा आप इतने से ज्यादा हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। द अदर कंट्री कैन से कि इतने से ज्यादा हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। सो देन दैट बिकम्स अ चैलेंज फॉर इंडिया। जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगा, सो वी विल नॉट बी एनकरेज टू सेंड आवर प्रोडक्ट्स ओवर देयर। हाँ, इंपोर्ट ड्यूटीज उस कंट्री में बढ़ जाएगा तो राइट। अब एक और चीज ये है कि
इंडिया के जो कुछ कॉम्पिटिटर्स ऐसे हैं जिनको इजी एक्सेस मिल जाता है मार्केट का। देखिए, अगर हम देखें कुछ कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश, वियतनाम, ये सब क्या करते हैं, ये एक्सपोर्ट मार्केट्स बहुत ही इजीली एंटर कर पाते हैं। एक्सपोर्ट मार्केट जैसे अगर दे कैन इजीली एंटर यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए, ऑलमोस्ट जीरो कस्टम ड्यूटी लगता है बांग्लादेश, वियतनाम वगैरह पे। पर अगर इंडियन गुड्स ही इस मार्केट में एंटर करना चाहें तो देन दे हैव टू एक्चुअली पे हायर कस्टम्स ड्यूटी। ठीक है, उनको हायर कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है। एंड देन फिर जब हायर कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, बिकॉज उसमें वो एक्स्ट्रा प्राइस भी लग रहा है। सो सेम प्रोडक्ट भी अगर हम बेचें तो हमारे प्रोडक्ट्स अनकॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। ये हुआ है हमारे साथ बेसिकली टेक्सटाइल्स में, लेदर्स में, जो हम यूएसए और यूरोपियन यूनियन को भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे, वो डिक्लाइन हो रहे हैं ऑन दिस अकाउंट, क्योंकि बांग्लादेश एंड वियतनाम जैसी कंट्रियों पर लिटरली ऑलमोस्ट जीरो कस्टम ड्यूटी लगता है। सो दिस इज बैड फॉर अस, सो दिस इज वन चैलेंज। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पर ये है कि WTO के कुछ नॉर्म्स हैं। अब बहुत सारी कंट्रीज क्या करती हैं कि वो सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स जो हैं वो लगा देती हैं इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये क्या है बेसिकली, जैसे लेट्स से कोई प्रोडक्ट है, वो कंट्री उस प्रोडक्ट को इस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर देगी कि ये जो आप प्रोडक्ट भेज रहे हैं वो लो हाइजीन का। देयर इज दिस इमेज इंडिया का कि हम जो प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी के नहीं है। ये भी कहा जाता है कि जो अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं तो उसमें पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू बहुत ज्यादा है, तो उस बेसिस पे वो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स लगा देते हैं एंड देन आवर प्रोडक्ट्स डू नॉट एक्चुअली एंड अप गोइंग देयर। तो ये इनडिस्क्रिमिनेटली लोग लगाते हैं बिकॉज देयर इज, हो सकता है कोई एक इमेज हो इस तरीके का इंडिया का, एंड देयर इज this indiscriminate use of this particular measure, that is sanitary and phytosanitary measures. And जैसे कि अगर हम बहुत बार ये हुआ है यूएस में, यूएस has like multiple times बासमती एंड नॉन बासमती राइस को एक्सपोर्ट जब हम कर रहे थे तो यूएस हैज रिजेक्टेड इट मल्टीपल टाइम्स। कौन से ग्राउंड्स पे? लो हाइजीन के ग्राउंड्स पे या फिर नॉट गुड स्टैंडर्ड्स के ग्राउंड्स पर। ठीक है, तो ये हुआ है हमारे साथ। तो ये WTO नॉर्म्स और ऑल्सो बिग चैलेंज फॉर अस, और ये चैलेंजेस जो हैं वो हम डिमांड साइड में फेस करते हैं। सप्लाई साइड के चैलेंजेस हमने देख लिए हैं। अब ये सारे चैलेंजेस हो गए, अब वे फॉरवर्ड क्या है, अब हम क्या करें? देखिए, जब भी हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो हमने जो चैलेंजेस की बात की है हम उसको एड्रेस करते हैं। ठीक है, दैट वी विल एड्रेस, तो इट बिकम सिंपल टू राइट द वे फॉरवर्ड। यू डोंट हैव टू, अगर हमें चैलेंजेस पता है सो वी विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू राइट, थोड़ा सा सोचकर वी विल बी एबल टू राइट कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। वी हैव टू कम अप विद सॉल्यूशंस। अब जब हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इम्प्रूव, वी कैन थिंक ऑफ, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, दिस इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस हियर, कि वी कैन इम्प्रूव, वी हैव टू इम्प्रूव ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। अब हम वो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ाएंगे? हमने देखा था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो एक्सेस है वो MSMEs के पास अच्छा नहीं है। सो वी हैव टू इम्प्रूव द एक्सेस टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल का एक्सेस हमें बढ़ाना पड़ेगा। हमने देखा था कि लॉजिस्टिक्स, या वी सॉ कि हायर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट था यहाँ पे, दिस वाज अ चैलेंज। सो वी हैव टू रिड्यूस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, जो अभी फिलहाल 14% ऑफ द GDP है, विच इज ह्यूज, एंड वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू एटलीस्ट 8% जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है? ग्लोबल स्टैंडर्ड 8% है। एंड वी हैव टू इम्प्रूव दिस पर्टिकुलर ट्रेड फैसिलिटेशन ताकि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव कर सकें। अब हमें डोमेस्टिक मार्केट को, वन थिंग इज वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक मार्केट्स। इससे क्या है, सी व्हेन वी, बिकॉज ऑफ अग्रीमेंट्स सच एज जो FTAs वगैरह, उससे क्या हो जाता है कभी कभी कि इम्पोर्ट्स इंक्रीज अ लॉट, तो उससे क्या होता है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग डिस्करेज हो जाती है। अब जब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग डिस्करेज हो जाती है तो हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? सो वी कैन नॉट बी गुड एक्सपोर्टर्स। सो वी हैव टू एक्चुअली सी टू इट कि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो किस तरह से हम बढ़ाएं, एंड फॉर दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक मार्केट्स। एंड ऑल्सो कुछ देखिए, चाइना जैसी कंट्रीज जो है वो डंपिंग प्रैक्टिस करती है, इन द सेंस दैट they sell the product at extremely low rates,
ताकि फिर वो प्रोडक्ट जो है उसका कोई कंपटीशन ही नहीं बचता है। लेट अस से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो इंडिया में 5,000 का बिक रहा है, अब चाइना क्या करेगा, उसी आइटम को आपको 500 में बेच देगा इंडिया में, इल कम एंड डंप इट, इन द सेंस उसका गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रहा है ये करने के लिए। अब कोई कंपटीशन ही नहीं है हमारा जो 5,000 का प्रोडक्ट है उसका इसके साथ, तो पीपल विल ऑल गो फॉर 500 का प्रोडक्ट। तो दैट इज द पॉइंट। सो डंपिंग, सो ये डंपिंग कहा जाता है। सो तो हमें व्हाट वी रिक्वायर इज, हमें ट्रेड सेफगार्ड्स लाने चाहिए ताकि इस तरीके का डंपिंग जो है वो ना हो। सो वी हैव टू हैव ट्रेड सेफगार्ड्स लाइक एंटी डंपिंग ड्यूटीज। अगर तो हमें एंटी डंपिंग ड्यूटीज लाने पड़ेंगे ताकि इस तरीके का हमारी कंट्री में ना हो। अगर डंपिंग होने लगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग वी विल इंपोर्ट। अब एवरीथिंग अगर वी इंपोर्ट और हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर कम हो गया तो हमारा प्रोडक्शन अगर कम हो गया तो हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? सो वी विल नॉट बी एबल टू एक्सपोर्ट, सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। सो द वे फॉरवर्ड इज वी हैव टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक मार्केट। अब बहुत प्रॉब्लम, एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि एक चैलेंज में हम ये भी लिख सकते हैं कि मिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशन, जो इंटर मिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशन है वो पुअर है, तो वी हैव टू मेक दैट बेटर। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है दैट शुड होल्ड रेगुलर मीटिंग्स, रेगुलर इंटरेक्शन होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी, ताकि जो सही पोटेंशियल है वो टैप किया जा सके। एंड जो ट्रेड फैसिलिटेशन है वो हो, एंड एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है हम प्रैक्टिस करें, और ताकि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो बूस्ट हो सके। अब हमें जो है एमएसएमईज को सपोर्ट करना चाहिए, लाइक वी सॉ दिस वाज अ चैलेंज दैट वी सॉ एट द बिगिनिंग, कि एमएसएमईज जो है उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट की जरूरत है ताकि उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एक्सेस जो है वो मिल सके। एंड ऑल्सो they should also be supported ताकि जो use of appropriate technology है, उनके पास obsolete technology है like we saw, so we should be able to give them support so that they can actually use appropriate technology and make their products competitive, ताकि वो ग्लोबल मार्केट में उसको बेच सकें। ठीक है, अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज ये भी है कि बहुत सारे लोगों के पास, एमएसएमईज के पास, कंपनीज के पास फॉर्मल फाइनेंस का एक्सेस नहीं होता है। फॉर्मल फाइनेंस का मतलब ये होता है कि बैंक्स के थ्रू प्रॉपर लोन नहीं मिलता है उन्हें। सो दिस हैज टू बी, सी ओनली 4% से कम ही ऐसे स्मॉल फर्म्स हैं इंडिया में जिनके पास फॉर्मल फाइनेंस का एक्सेस है। अब सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू लुक इनटू कि इनका जो एक्सेस है टू फॉर्मल फाइनेंस वो हम इंक्रीज कर सकें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं हमारे पास, वी कैन थिंक ऑफ रीओरिएंटिंग दीज स्मॉल इकोनॉमिक जोन्स एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द बाबा कल्याणी कमेटी। बेसिकली हमें क्या फोकस करना चाहिए, हमें सिर्फ एक्सपोर्ट बूस्ट करने पर फोकस नहीं करना चाहिए, बट वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन जेनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। हम एम्प्लॉयमेंट जेनरेट करने के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। And also our focus should be increasing the GDP. That is, our focus should be the GDP growth rate. अब यहाँ पर ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो कंपनीज हैं उनको इंसेंटिव देना चाहिए ऑन अलग अलग फैक्टर्स पे। ठीक है, जैसे कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कोई कर रहा है तो उसको ज्यादा इंसेंटिव मिले, जो वैल्यू एडिशन कर रहा है उसको ज्यादा इंसेंटिव मिले। तो इससे होगा क्या कि कंपनीज जो हैं इनोवेट करेंगी। ठीक है, नॉट जस्ट ऐसे ही जो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है उसको नहीं, और भी फैक्टर्स को कंसिडर करके उनको इंसेंटिव देना चाहिए। एंड इससे होगा क्या कि इनोवेशन जो है वो बूस्ट होगा। और एक और चीज हमने पहले देखी थी कि हमारा जो इनोवेशन है, वी डोंट स्पेंड मच ऑन इनोवेशन, सो वी शुड, the government should actually increase spending on research and development. हमारा सिर्फ 0.7% of the GDP जो है वो spend होता है on research and development, which is very very poor as compared to global standards. इसराइल का तो 4% से ज्यादा होता है. So this is something that we have to keep in mind. एक और important चीज हम यहाँ लिख सकते हैं is that we should integrate into the global value chains. Global value chains क्या था ये हम I told you in the beginning. एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट उसके पार्ट्स जो है अलग अलग कंट्रीज में बनते हैं एंड देन दे आर असेंबल्ड टुगेदर। सो द कंट्रीज दैट जो बनाती हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स, दे आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन। सो हम क्या कर सकते हैं, हम बड़े फर्म्स को इनवाइट कर सकते हैं ताकि वो अपने ऑपरेशंस जो है वो इंडिया में आके कैरी आउट करें। सो वी कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल वैल्यू चेन।
एंड ये हम किस तरह से कर सकते हैं, अगर हम सिंप्लीफाइड लॉज, लेबर लॉज लेके आए, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दें ऑन न्यू मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। तो बहुत सारे फर्म्स जो अपना बेस ढूंढ रहे हैं, they will be able to come and establish their operations in India. So we can also become a part of this global value chain. So this is something that we can write. Hopefully this was clear. और इससे we can just end by saying that India का जो vision है 5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी बनने का by 2024, that is intricately linked with an export oriented approach. ठीक है, export oriented approach से क्या होगा, we will attract foreign investments, we will integrate into the global value chain, we will enhance job creation, and हम इस तरीके से एक virtuous economic cycle में रह पाएंगे. ठीक है, so this is what we can conclude this discussion with. So I will leave you with 2 questions to ponder upon, 2 mock questions. One is taken from Insights Secure and the other one is from TLP of IS Baba. तो आप इसमें सोच सकते हैं, and I'll read it out, the question. See, exports are one of the main engines to revive economic growth and create many new jobs in the country. Discuss. 250 words में. And the other question is, how sustainable is the vision of export-led economic growth in the current changing global order? Critically examined. So we have discussed this, and you should be able to answer such a question if it comes. So we will end our discussion here, and hope this session was useful. And बाकी के topics next video में.